चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है बच्चों विषम चक्रीय वलय युक्त यौगिक। बच्चों, सजीवों में जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जो वलय युक्त होते हैं और विषम चक्रीय होते हैं, अर्थात उस चक्र में एक ही प्रकार के परमाणु नहीं होते। ठीक है, तो वलय वाले ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं बच्चों? विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। इनमें से हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे नाइट्रोजन क्षारों को। अब नाइट्रोजन क्षार कहाँ यूज होंगे बच्चों? नाइट्रोजन क्षार का उपयोग होगा आपके न्यूक्लिक एसिड में। डीएनए और आरएनए की रचना जब पढ़ोगे तब वहां पे आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, नाइट्रोजन क्षार के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। टॉपिक है बच्चों आपका विषम चक्रीय यौगिक और उसमें है नाइट्रोजन क्षार। बच्चों, नाइट्रोजन क्षार कोशिका में मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है प्यूरिन और दूसरा है बच्चों पिरिमिडिन। पिरिमिडिन, ठीक है। तो कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार है बच्चों? दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार है। कौन कौन से? प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन क्या है बच्चों? ये डबल रिंग स्ट्रक्चर, इसमें दो वलय होते हैं। प्यूरिन में कितने वलय हैं? दो वलय हैं। इस तरह के बच्चों प्यूरिन में दो वलय हैं, सी एन सी एन सी सी एन एन और यहाँ पे बच्चों सी। ये है दो वलय वाला प्यूरिन। पिरिमिडिन में ये भी विषम चक्री है, लेकिन बच्चों इसमें सिंगल रिंग होती है। कितने रिंग है? सिंगल रिंग, सी एन सी एन सी सी। तो नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब प्यूरिन में किस किस का समावेश होगा बच्चों? प्यूरिन में समावेश होता है एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन बच्चों किस में आएगा? एडेनिन और ग्वानिन एडेनिन और ग्वानिन का समावेश होता है बच्चों किसमें? प्यूरिन। प्यूरिन में क्या क्या आएगा? एडेनिन आएगा और ग्वानिन आएगा। शॉर्ट में से आप लिखोगे ए, कैपिटल ए, और इसे लिखना है कैपिटल जी। याद रखना बच्चों, कैपिटल ए फॉर एडेनिन और कैपिटल जी फॉर ग्वानिन। पिरिमिडिन में किस किस का समावेश होता है बच्चों? तो पिरिमिडिन में
साइटोसिन, पिरिमिडीन में बच्चों एक आएगा साइटोसिन, दूसरा आता है थायमिन। ठीक है, तो क्या है बच्चों, ये थायमिन है। आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह पर बच्चों यूरेसिल होता है। तो नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, एडेनिन, तो प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन आएगा, ग्वानिन आएगा, और पिरिमिडिन में बच्चों साइटोसिन, थायमिन अथवा यूरेसिल होगा। साइटोसिन को आप दिखाएंगे कैपिटल सी के द्वारा, थायमिन को आप दर्शाएंगे कैपिटल टी के द्वारा, और यूरेसिल को आप दर्शाओगे कैपिटल यू के द्वारा। ये है नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन क्षार बच्चों शर्करा के साथ जुड़ते हैं। जो नाइट्रोजन क्षार आपने यहां पे लिखा है, ये शर्करा के साथ जुड़ेंगे और न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। ढंग से देखना बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12वीं तक आपको काम आएगा। तो नाइट्रोजन क्षार शर्करा के साथ जुड़ता है और न्यूक्लियोसाइड बनाता है। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के हैं हमने देख लिया, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब हम इसको और आगे समझेंगे। ये बताइए कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बना। आपने कहा सर नाइट्रोजन क्षार शर्करा के साथ जुड़ा, न्यूक्लियोसाइड बना। अब नाइट्रोजन क्षार आपको पता है कितने प्रकार के हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है या यूरेसिल। शर्करा भी बच्चों दो प्रकार की होती है, एक होती है रिबोज शर्करा, दूसरा होता है डीऑक्सीरिबोज शर्करा, डीऑक्सी रिबोज। बच्चों ये दोनों के दोनों पेंटोज शर्करा है, अर्थात इनमें कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। तो ये बच्चों दो प्रकार के आपके पास क्या आ गए, शर्करा। पहला है रिबोज और दूसरा है डीऑक्सी रिबोज। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षार इन शर्कराओं के साथ जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड बच्चों क्या करता है, ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा और न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। ठीक, पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड। चलिए बच्चों, एडेनिन है, एडेनिन को पेंटोज शर्करा के साथ जोड़ दो। शर्करा मतलब शुगर,
एडेनिन जब पेंटोज शुगर के साथ जुड़ती है तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा और उस न्यूक्लियोसाइड को बच्चों एडिनोसाइन कहना है। एडिनोसाइन। तो एडिनोसाइन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है। इसी तरह से ग्वानिन, ये भी क्या करेगा बच्चों? पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा? ग्वाइनोसाइन बनाएगा। आप साइन या सीन बोल सकते हो, ग्वाइनोसिन, ग्वाइनोसाइन, एडेनोसाइन, एडेनोसिन। इसी तरह से साइटोसिन, क्योंकि पहले से ही साइटोसिन है, साइटोसिन बच्चों शुगर के साथ जुड़ेगा और ये साइटोसिन, क्योंकि सीन पहले से है, उसे साइटिडीन कहते हैं। साइटिडीन। यूरेसिल जुड़ेगा तो यूरिडीन, और थायमिन जुड़ेगा तो थायमिडीन। तो साइन आपको कहां बोलना है? साइन आपको प्यूरिन में बोलना है और डीन आपको पिरिमिडीन में बोलना है। अगर थायमिन जुड़ा शुगर के साथ तो क्या बनेगा? थायमिडीन बनेगा। यूरेसिल जुड़ा शुगर के साथ तो क्या बनेगा? यूरिडीन बनेगा। इनमें आपको डीन जोड़ना है, साइटिडीन, थायमिडीन, यूरिडीन। ये जो आपने बनाए हैं बच्चों, ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा PO4 3- के साथ, तो ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। ढंग से देखना बच्चों, कैसे न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, कैसे न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। न्यूक्लियोटाइड, ऊपर था न्यूक्लियोसाइड, यह है न्यूक्लियोटाइड। तो कैसे बना न्यूक्लियोटाइड? ये जो न्यूक्लियोसाइड आपने बनाए हैं, इनके साथ फॉस्फेट को जोड़ना है और फॉस्फेट को जोड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइडों को बच्चों, क्योंकि फॉस्फेट है, PO4 3- जुड़ रहा है, ये एसिड बनाएगा। एडेनोसाइन के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा तो एडिनाइलिक एसिड बनेगा। ग्वाइनोसिन के साथ फॉस्फेट जुड़ा तो ग्वाइनाइलिक एसिड बनेगा। साइटिडीन के साथ जुड़ेगा तो साइटिडाइलिक एसिड बनेगा। थायमिडीन के साथ जुड़ेगा तो थायमिडाइलिक एसिड बनेगा और यूरिडीन के साथ जुड़ेगा तो यूरिडाइलिक एसिड बनेगा। यानी ये एसिड बनाएंगे। कौन कौन से एसिड? एडेनोसाइन के साथ फॉस्फेट जोड़ो, एडिनाइलिक एसिड। ग्वाइनोसिन के साथ फॉस्फेट जोड़ो, ग्वाइनाइलिक एसिड। साइटिडीन के साथ फॉस्फेट जोड़ो, साइटिडाइलिक एसिड। थायमिन के साथ जोड़ो, थायमिडाइलिक एसिड। यूरेसिल के साथ यूरिडाइलिक एसिड। तो डाइलिक एसिड बच्चों होगा तो ये न्यूक्लियोटाइड है। साइन अथवा डीन होगा, याद रखना MCQ में, अगर किसी के पीछे साइन लगा हो या डीन लगा हो तो ये न्यूक्लियोसाइड होगा। किसी के पीछे एसिड लगा हो, डाइलिक एसिड, तो ये न्यूक्लियोटाइड। अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि DNA अथवा RNA जब पढ़ेंगे आप, तो Na का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, एक D और एक R। न्यूक्लिक एसिड बच्चों दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? D न्यूक्लिक एसिड, R न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, अर्थात इसमें जो शर्करा होगी बच्चों वो डीऑक्सीराइबोज होगी। दूसरा न्यूक्लिक एसिड है आरएनए, राइबोज, इसमें जो शर्करा होगी वो राइबोज होगी। डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो बच्चों, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को, बहुलक मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ेंगे और जो बनेगा वो बहुलक कहेगा। बहुत सारे असंख्य न्यूक्लियोटाइड को आपको साथ में जोड़ना है, बहुलक बनेगा और इस बहुलक को बच्चों आप न्यूक्लिक एसिड कहोगे। अब ये न्यूक्लिक एसिड है तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अगर शर्करा डीऑक्सीराइबोज है तो ये डीएनए बनाएगा, और शर्करा अगर राइबोज है, हमने पहले ही बताया था, अगर ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो सकती है यहाँ पे और राइबोज शर्करा हो सकती है। तो अगर शर्करा डीऑक्सीराइबोज है तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए बनेगा, शर्करा राइबोज है तो न्यूक्लिक एसिड आरएनए बनेगा। ये हो गया न्यूक्लिक एसिड, जो कि बाद में है बच्चों, मैंने इस टॉपिक के साथ वो आपको समझा दिया है। वापस आ जाओ, शॉर्ट रिविजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन क्षार विषम चक्रीय यौगिक है बच्चों, जिसमें दो प्रकार के चक्र होते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन ए और जी आता है, पिरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आता है। जब ये नाइट्रोजन क्षार शर्करा के साथ जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। साइन अथवा डी मैंने कुछ समझा दिया है। ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, डायलिक एसिड बनेगा। साइटिडाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ग्वाइनाइलिक एसिड, तो ये न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। ठीक है बच्चों, ये हो गया विषम चक्र यौगिक, नाइट्रोजन क्षार और न्यूक्लिक एसिड। अब बच्चों जो मैंने रचना बनाई थी, देखो ये है एडेनिन। ये एडेनिन बच्चों यहां देखेंगे आप तो एडेनोसिन लिखा है। क्यों? क्योंकि एडेनिन ये पेंटोज शर्करा है, ये शर्करा है, इसके साथ जुड़ी ये बन गया एडेनोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड है और एडिनोसिन के साथ बच्चों पर क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट जुड़ेगा। आप देख सकते हो ये फॉस्फेट जुड़ गया यहाँ, तो ये एडिनाइलिक एसिड बना। ठीक है, एडेनिन दो चक्र है, एक दो विषम चक्रियों के दो चक्र है, मतलब ये प्यूरिन है। तो एडेनिन में आपने, यानी एडेनिन को आपने पेंटोज शर्करा के साथ जोड़ा, ये शुगर है बच्चों। क्या बना? एडिनोसिन बना या एडिनोसाइन बना। इस एडिनोसाइन को आप कहा क्या कर रहे हैं? इस एडिनोसाइन के साथ पांचवें कार्बन के साथ आपने फॉस्फेट जोड़ना है, ये है फॉस्फेट। तो एडिनाइलिक एसिड बना, और एडिनाइलिक एसिड क्या है बच्चों? ये एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड है। ऐसे ही एक पिरिमिडिन है, एक ही चक्र है, मैंने बताया था, यूरेसिल है। यूरेसिल अगर पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ेगा तो यूरिडीन बनाएगा। ये बच्चों न्यूक्लियो, गलत लिखा है, ये न्यूक्लियोसाइड कर देना है, इसको टाइड नहीं है, ये न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड के साथ बच्चों फॉस्फेट जुड़ेगा। मैं यहां बना देता हूं जो बचा हुआ रचना है। इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट को जोड़ना है। ये तो पेंटोज शर्करा है बच्चों, 5 कार्बन है, और पहले कार्बन के साथ आपको यूरेसिल जोड़ना है और पांचवें कार्बन के साथ आपको फॉस्फेट जोड़ना है। यह है न्यूक्लियोटाइड, यूरिडिलिक अथवा यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये हो गए विषम चक्रीय यौगिक।
साइटिडीन, न्यूक्लियोसाइड, एडेनालिक अम्ल, थायमिडालिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, यूरिडिक अम्ल, साइटिडालिक अम्ल, ये न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बता दिया है। और ये कहाँ होते हैं बच्चों? ये सारे के सारे डीएनए और आरएनए जैसे आनुवांशिक पदार्थों में होते हैं। अब प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा में बच्चों जीवों के हजारों छोटे बड़े यौगिकों का पृथक्करण किया जाता है। सजीवों में पाए जाने वाले छोटे बड़े यौगिकों को अलग किया जाता है और उनकी संरचना बनाई जाती है, और हो सके या उनकी संरचना को निर्धारित किया जाता है, और हो सके उन्हें लैब में, प्रयोगशाला में संश्लेषित भी किया जाता है। जैव अणु असंख्य प्रकार के हैं, जैसे कुछ आपने पढ़ लिए, अमीनो अम्ल, शर्करा, लिपिड, फैटी एसिड, ये बच्चों क्या है? ये सब जैव अणु है। ठीक है। अब इन जैव अणुओं को हम बच्चों क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं, मेटाबोलिटीज कहते हैं। अब ये मेटाबोलिटीज, ये उपापचय दो प्रकार के, एक है प्राइमरी मेटाबोलिटीज अथवा प्राथमिक उपापचय और द्वितीयक उपापचय। तो अगर कोई वैज्ञानिक प्राणियों के ऊतकों में से यौगिकों को अलग कर रहा है, उनकी संरचना को निर्धारित कर रहा है, तो यह है प्राथमिक उपापचय। ठीक है बच्चों, प्राथमिक उपापचय अर्थात प्राणियों के ऊतकों में से अलग किए गए अणु। इन प्राथमिक उपापचयों का बच्चों कार्य ज्ञात होता है। इनकी क्या काम है? सामान्य फिजियोलॉजी में, सामान्य फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में, कार्य की प्रक्रिया में इनकी भूमिका क्या है, वो ज्ञात होते हैं। कहां से मिले? जंतु ऊतकों से, प्राणी ऊतकों से मिले और इनके कार्य ज्ञात है। जबकि पादप ऊतकों अथवा कवक अथवा सूक्ष्म जीवों का विश्लेषण करें तो इनमें जो अणु प्राणियों में पाए जाते हैं वो तो है ही, अर्थात प्राथमिक उपापचय है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे जैविक अणु होते हैं जो प्राणियों में नहीं थे। इन अणुओं को, इन रसायनों को, इन यौगिकों को द्वितीयक उपापचय कहते हैं। इनमें से बहुत की भूमिका, बहुत सारे जो उपापचयों की भूमिका और कार्य बच्चों पता नहीं। प्राथमिक उपापचय के आपको कार्य पता है, उनकी सामान्य कार्य की में क्या भूमिका वो पता है, लेकिन द्वितीयक उपापचय की भूमिका पता नहीं। इसे कहते हैं द्वितीयक उपापचय। जब पादप, कवक या सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं का विश्लेषण करें तो इनमें बहुत सारे यौगिक ऐसे पाए जाते हैं जो प्राणी के शरीर में या प्राणी के ऊतकों में नहीं थे। ये केवल इन्हीं में पाए जाते हैं और इनके कार्य भी ज्ञात नहीं है। इन्हें द्वितीयक उपापचय कहते हैं। जैसे एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर है, वाष्पशील तेल है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, रंगीन वर्णक है, इत्र है, गोंद है, मसाले हैं। तो ये चीजें आपको प्राणी ऊतकों में नहीं मिलेगी। ये बच्चों आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको केवल वनस्पति ऊतक में, पादप ऊतकों में, कवक में अथवा सूक्ष्म जीवों में मिलेंगे। और इनमें से बहुत सारे के कार्य पता नहीं है, लेकिन मनुष्य क्या करता है? इनका उपयोग अपने कल्याण के लिए करता है। जैसे रबर है, औषधि है, मसाले है, इत्र है और गुण है, इनका हम उपयोग करते हैं। लेकिन वनस्पतियों में जहां ये पाए जा रहे हैं वहां इनका वास्तविक कार्य क्या है? बहुत सारे द्वितीयक उपापचय का बच्चों वास्तविक कार्य अभी तक पता नहीं है। इस सारणी बना रखी 9.3 इसको देख लेना। वर्णक में कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन्स है,
एल्कोलॉइड में मॉर्फिन, कोडीन है। टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पेन्स, डायटर्पेन्स, आवश्यक तेल में नींबू घास तेल है। टॉक्सिन्स एप्रिन है, रिसिन है। लेक्टिन्स में कोन, केन, वेलिन ये है। ड्रग्स पिनब्लेस्टीन, कुरकुमिन है। बहुलक में रबर है, गोंद है और सेल्यूलोज। ठीक है बच्चों। बृहद अणु, मैक्रोमोलिक्यूल। तो अम्ल घुलनशील भाग याद करो बच्चों, टॉपिक जब स्टार्ट किया था हमने तो खरल में पीसा था हमने, उसमें TCA ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला था। तो अम्ल जो घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता ये है कि इनका अणुभार लगभग 18 से 800 डाल्टन के आसपास होता है। कौन? जो नीचे चले गए हैं बच्चों, अम्ल घुलनशील भाग। कितना अणुभार है इनका? 18 से 800 डाल्टन अम्ल विलेय भाग में। लेकिन जो अम्ल अविलेय अंश है उसमें 4 प्रकार के कार्य यौगिक पाए जाते हैं। याद रखना है, अम्ल अविलेय में प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, पॉलीसेकेराइड है और लिपिड्स है। ठीक है। अम्ल अविलेय अंश में 4 प्रकार के कार्य यौगिक पाए जाते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। लिपिड को अगर हटा दे, लिपिड को अगर छोड़ दे तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसेकेराइड अणुओं का अणुभार लगभग 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा। अम्ल घुलनशील भाग में कितना था बच्चों? 18 से 800 डाल्टन। अम्ल विलेय अंश में अगर लिपिड को छोड़ दे तो बाकी सब का जो अणुभार होगा वो 10,000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। इस कारण से इन जैव अणुओं को क्या कहते हैं बच्चों? बृहद अणु कहते हैं। जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है उसे सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं। ठीक है। अब अम्ल अविलेय भाग में प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, पॉलीसेकेराइड है, लिपिड है। लिपिड को छोड़ दें क्योंकि लिपिड का अणुभार 800 डाल्टन के पार पार है, आसपास है। कितना? 800। लेकिन फिर भी बच्चों लिपिड को हम सूक्ष्म अणु या जैव अणु नहीं कहते हैं, हम इसे बृहद अणु कहते हैं। लिपिड जो कि वास्तव में क्या होना चाहिए? सूक्ष्म अणु होना चाहिए, जैव अणु होना चाहिए, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं? बृहद अणु कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अम्ल अविलेय अंश में पाया जाता है। अब अम्ल अविलेय अंश में वो क्यों पाया जाता है? यहां देखिए, लिपिड के अलावा अविलेय अंशों में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ है। लिपिड जिनका अणुभार 800 से अधिक नहीं होता है वे अम्ल अविलेय अंश या बृहद आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं? वास्तव में लिपिड कम अणुभार के यौगिक हैं, वे ऐसे ही नहीं मिलते। यानी लिपिड बच्चों कोशिका में आपको कहां मिलेगा? कोशिका में मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा। ये जैसे कोशिका रस पटल है, झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, उसमें होगा। जो झिल्ली वाले अंगिका है उनकी झिल्लियों में होता है। तो जब आपने ऊतकों को पीसा था बच्चों तो ये झिल्लियां टूट जाती, लेकिन इनमें से जो लिपिड है वो अलग नहीं हो पाता। तो ये झिल्लियों की जो टूटे हुए भाग है इसमें ये रहता है। जब इसे छानते हैं तो ये नहीं छन पाता है। जब ये छनेगा नहीं तो ये अम्ल अविलेय भाग कहलाएगा। और जो अम्ल अविलेय भाग है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बृहद अणु कहते हैं। तो लिपिड इसीलिए इसमें आता है बृहद अणु। अणुभार के आधार पर ये सूक्ष्म अणु है, लेकिन विलेयता के आधार पर ये क्या है बच्चों? बृहद अणु है। ये वैज्ञानिक कारण आता है, आपको लिखना भी है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको इसको तैयार करना है। प्रोटीन हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।